हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू की एक टेस्ट सीरीज बताने वाला हूँ, जिसमें से आज हम पहली टेस्ट में इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं, उसकी टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पहली टेस्ट देखेंगे। उस टेस्ट के पहले अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जेडको पीजीवीसीएल और जीएससीसीएल में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है तो उसकी सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है। जेडको मिशन 2021 का प्लेलिस्ट है और जीएससीसीएल मिशन 2021 का प्लेलिस्ट है, उसमें से वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो ये टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क कवर हो सके। और यहाँ पे जो टेस्ट होगी उसके सभी आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और इस सभी का मटेरियल भी हमारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ सेग इन ओवरहेड लाइन इंक्रीज टेंशन इज द लाइन। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरहेड लाइन होती है, उसका जब सेग इंक्रीज होता है तो लाइन का टेंशन क्या होता है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है रिमेन सेम एंड डी नन ऑफ द एबो। तो इनमें से चार में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा। और ये यहाँ पे हमने लिखा है सोल्व एमसीक्यू विथ इजी ट्रिक। तो यहाँ पे मैं आपका इसका क्लेरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले दोस्तों आप हमें बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसके लिए आपको टाइम भी अभी मिलता है। तो हम देखिए इसका जो पहला एक्सप्लेनेशन देखें कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो सेक किसे कहते हैं, तो सेक का इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू टी। तो यहाँ पे टी क्या है, आई एल क्या है, वो सब का दिया हुआ है कि वेयर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, डब्ल्यू इज वेट ऑफ कंडक्टर, टी टेंशन है, तो एस प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो सेक क्या है, सेक प्रोपोर्शनल टू 1/t। यहाँ से इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो एस प्रोपोर्शनल टू 1/t है। इस तरह से जब सेक इंक्रीज होगा तो टेंशन हमारा होगा वो डिक्रीज होगा, और सेक जब डिक्रीज होगा तब हमारा टेंशन होगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें बी मिलेगा, डिक्रीज। तो सबसे पहले जिसने आंसर का सही जवाब दिया है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्रिपेयर कीजिए और आने वाले क्वेश्चन का भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हु हाउ मैनी प्रीमेच्योर डेथ एनुअली लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन कॉजिंग बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से जो प्रीमेच्योर डेथ होती है एनुअल, वो एयर पोल्यूशन के हिसाब से कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन एंड 7 मिलियन। तो यहाँ पे कितनी मौत होती है 1 ईयर में। तो आपका टाइम भी आ चुका है, तो देखिए टाइमर के हिसाब से और सही आंसर हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या मिल सकता है। तो इसका सही आंसर देने से पहले मैं आपको क्लेरिफिकेशन और सही आंसर दोनों एक साथ आज बताने वाला हूँ। अगर आपने फाइंड कर लिया है तो मैं दिखा दूँ आपको, आपका सही आंसर है डी, 7 मिलियन। लेकिन वो किस तरह से होता है तो उसका क्लेरिफिकेशन देखिए। फ्यूसाइल फ्यूल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बर्निंग ऑफ फ्यूसाइल फ्यूल रिजल्ट, जब फ्यूसाइल फ्यूल हम यूज़ करते हैं तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है इसीलिए पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू हु 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ एनुअल लिंक्ड इन एयर पोल्यूशन बाय द फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जब फ्यूसाइल फ्यूल बर्न होता है तब एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, उसके हिसाब से 7 मिलियन है और डेथ होती है एनुअली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं तो इनमें से कितने वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। 230 वोट, 440 वोट, 11 केवी, 33 केवी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा 33 केवी। लेकिन 33 केवी क्यों? तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाया हुआ हमें। देखिए, ओवरहेड लाइन में जो इंसुलेशन होते हैं, पिन इंसुलेशन है, वो हम 33 केवी के लिए यूज़ करते हैं, अप टू 33 केवी। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है वो ऑल वोल्टेज 33 केवी टू 765 केवी के लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेन यूज़ है वो हम रिवर है, रोड है, रेलवे है, क्रॉसिंग है, उन सभी के लिए हम सेक को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज ओनली अप टू 33 केवी। 33 केवी से ज़्यादा होगा तभी हम पिन इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं। 33 केवी के लिए हमें सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपका सही आंसर है तो आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन देखें। When year was India the third largest electricity producer in the world? ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2019, 2010, 2017, 18, 2014, 15। इंडिया जब थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बना था पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो यह पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा वो डी 2014-15। 2014-15 में क्या हुआ था? 80% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू मेन पावर्स। इंडिया जब लार्जेस्ट हुआ था तब 2014 एंड 15 में 80%। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें डी। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें। In an AC circuit, resistance 50 ohm, induction 0.3 Henry and capacitance 15 microfarad is connected to an AC voltage source 25 volt 50 Hz. Determine the inductive reactance in the circuit. इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें एक्सेल फाइंड करना है, इस सर्किट का एक्सेल। तो हमें पता होना चाहिए एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल के हिसाब से हम फाइंड करेंगे तो हमारा सही आंसर हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको RLC सीरीज सर्किट दी गई है। तो यहाँ पे आप सोचिए और उसका सही आंसर हमें बताइए कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हमें मिलेगा बी 95 ओम। लेकिन 95 ओम क्यों मिलता है? तो मैंने बताया यहाँ एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल यहाँ पे हमने सभी दे दिए। एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है और L इज इक्वल टू 0.3 हेनरी है। तो एक्सेल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें 94.25 नियर अबाउट 95 जितना मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 95। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2। यहाँ पे आपको एक सर्किट दी गई है। देखिए, 2 लूप क्रिएट होगी I1 और I2 की। तो 2 लूप लगा के आप देखिए और क्या करंट हो सकता है वो करंट फाइंड कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ये सर्किट को सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसके सही आंसर है हमें डी मिलता है। लेकिन वो किस तरह से? तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया यूजिंग KVL इन लूप नंबर 1। ये लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास 2 लूप है। तो पहले लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमारा सही आंसर हमें मिलेगा 0.1 एम्पियर। और दूसरी लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे तो ये तब हमारा आंसर मिलेगा 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें। ए 200 वोल्ट बल्ब passes a current of 0.3 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प। लैम्प में से कितना पावर पास होगा? 250 वोल्ट बल्ब होगा, उसमें 0.3 एम्पियर करंट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर आप फाइंड करके हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो 75 वोट होगा। लेकिन वो किस तरह से?
तो यहाँ पे देखिए उसका भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमें वोल्टेज और करंट दिया गया है, तो पावर का इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें सीधा मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें 75 वोट मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन जब होती है तब पावर फैक्टर क्या होता है RLC सीरीज सर्किट में। तो दोस्तों आपका टाइमर भी चलने लगा है और देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा जो वो हमें बी मिलेगा 1। इट मीन्स यूनिटी। लेकिन यूनिटी क्यों, जब पावर फैक्टर क्रिएट होता है RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन के लिए बोला है, तो रेजोनेंस कंडीशन कब होती है, XL इज इक्वल टू XC, तब हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है सीरीज सर्किट में XL इज इक्वल टू XC। दोनों का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम होते हैं, तब एट दैट टाइम जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर है cos फाई, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर होगा वो हमें 1 मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t और sin t इन ए रजिस्टिव सर्किट इज। प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे जो प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए क्या आंसर होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें करंट का एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक करंट, जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो स्मॉल i इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या होगा, ओहम्स के लॉ के हिसाब से V बाई आर इक्वेशन के हिसाब से हमारा V इज इक्वल टू Vm sin t दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा देख लीजिए, तो हमारा सही आंसर हमें मिलेगा A, I इज इक्वल टू Vm sin t डिवाइडेड बाई R। तो आपका सही, अगर आपने A सही आंसर बताया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ए पावर सिस्टम द डिमांड फैक्टर लाइन्स बिटवीन। पावर सिस्टम में डिमांड फैक्टर्स कितना होता है, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलने वाला है वो हमारा आंसर है B 0.5 to 0.8। लेकिन वो किस तरह से मिलेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिमांड फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, जो डिमांड फैक्टर किसे कहते हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। जो कनेक्टेड लोड होता है उसकी मैक्सिमम डिमांड होती है, उसके हिसाब से हम डिमांड फैक्टर फाइंड करते हैं। तो डिमांड फैक्टर हमारा हाइपोथियल सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमें डिमांड फैक्टर मिलता है वो मैक्सिमम डिमांड जब लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो सही आंसर मिलेगा वो 0.5 to 0.8 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, ए शंट रिएक्टर एट 100 MVAr इज ऑपरेटेड at 98% of its rated voltage and at 96% of its rated frequency. The reactive power absorbed by the reactance is। इसका रिएक्टर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसको आप कैलकुलेट करके हमें बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो उसका सही आंसर हमें मिलेगा 104.02 MVAr। तो सही आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो रिएक्टिव पावर का इक्वेशन क्या है, देखिए रिएक्टिव पावर का इक्वेशन है Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई XL। तो मैंने पहले ही बताया था XL इज इक्वल टू 2πfl। और एक क्वेश्चन हमने आगे भी हमारे जो जेटको की जो सीरीज है उसके कंपेंसेशन के लिए जो शंट रिएक्टेंट वाले जो वीडियो है उसमें भी बताया है, तो उसका आपको सही आंसर इस तरह से आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, द सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंट्रोल्स द। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, A एंड B बोथ और नन ऑफ द एबो। जो हम सेंड करते हैं वो वोल्टेज वो ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए
वरना मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ अभी। जो इसका सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, रिएक्टिव पावर। सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन में हम रिएक्टिव पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सिस्टम कंट्रोल द, तो पावर सिस्टम में हम फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो कौन से पावर से। यहाँ पे भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, तो वो कमेंट बॉक्स पे हमें बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका सही आंसर मिलेगा हमें ए, एक्टिव पावर से हम फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल कर सकते हैं पावर सिस्टम में। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर नीड्स टू डिजाइन द सब ट्रांसमिशन सबस्टेशन, द टेपिंग कंपोनेंट नीडेड विल बी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं, या टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा ए, फीडर। लेकिन फीडर क्यों मिलता है हमें, तो फॉर ए सब ट्रांसमिशन लेवल देयर इज नो टेपिंग एट वेरियस लेवल डज नॉट टेक प्लेस, फॉर दिस इज फीडर इज यूज। यहाँ पे हम फीडर, क्योंकि हम टेपिंग कहीं पे भी नहीं करते, इसीलिए हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा फीडर मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल देन द ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलने वाला है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ए ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में क्या आएगा, पैरेलल। तो हमारा सही आंसर है ए पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल देन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा। जो 2 सिस्टम होती है वो दोनों अल्टरनेटिव और पैरेलल लाइंस के लिए कनेक्ट की गई होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्काडा, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है। तो ये स्काडा का जो पीएलसी स्काडा का हमने वीडियो दिया है उसमें ये क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसे हम स्काडा बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें रेजोनेंस कंडीशन चाहिए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। उस कंडीशन के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो यहाँ पे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हमारा सही आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जनरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज, ये तो सबका कॉमन क्वेश्चन हो गया, कॉमर्शियली हम यूज़ कर सकते हैं। तो जनरेटिंग वोल्टेज है वो इंडिया के लिए कितना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका तो सबको आंसर आना चाहिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, 11 kV हम वोल्टेज जनरेट करते हैं और 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्काडा, स्काडा क्या है। जो देखिए स्काडा सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे स्काडा है वो प्रोसेस होगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा मिलेगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनमें से कौन से पोल का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक बार ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन देख लीजिए, जो हमारे घर पे सप्लाई आता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा मिलेगा डी, बोथ ए एंड बी, वुडन पोल एंड आरसीसी पोल का हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिमांड फैक्टर फॉर कॉमर्शियल कंज्यूमर, कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए डिमांड फैक्टर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने पहले ही हमें डिमांड फैक्टर की लिमिट बताई थी, 0.5 to 0.8 हमारी जो डिमांड फैक्टर की लिमिट है। तो यहाँ पे जो डिमांड फैक्टर है कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए, तो वो क्या होगा, तो वो हमारा डिमांड फैक्टर हाई होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोड फोरकास्टिंग इज ए मेथड, लोड फोरकास्टिंग किसके लिए मेथड यूज़ की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए ताकि आपका नाम भी आ सके।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, टू एस्टिमेट द लोड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लोड को एस्टिमेट करने के लिए लोड फोरकास्टिंग की मेथड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब स्टेशन सूटेबल फॉर वोल्टेज 66 kV एंड एबो। 66 kV और एबो जो वोल्टेज होते हैं उसके लिए सब स्टेशन हम कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने आउटडोर है, इंडोर है, हाइब्रिड है और ऑल ऑफ द एबो हो। तो 66 के लिए तो हम सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए स्काडा सिस्टम। इनमें से स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेटाबेस सर्वर है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है, पीएलसी कंट्रोलर है, स्पर्जल कंट्रोलर है। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है, पीएलसी है, इनपुट आउटपुट है, वो सब स्काडा में इंक्लूड हो गए, लेकिन हमारा डी वाला ऑप्शन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा सही आंसर मिलेगा हमें डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम एक्सिस ऑफ एन एसी फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम हम जब क्रिएट करते हैं तो फेजर डायग्राम में हम टाइम को किस तरह से बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ए, फेज एंगल से हम टाइम को बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं पहली टेस्ट में। आपको सबका सब सही आंसर मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस टेस्ट का महत्व समझ सके। और हम ऐसे भी दूसरी टेस्ट भी लेके आएंगे अगर इसमें हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।